सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। तो हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के अर्थशास्त्र ना इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है एक इकाई एक का अध्याय जो है एक आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और जरूर वीडियो अगर पसंद आएगा तो बाद में जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, आप अगर चाहते हैं क्लास 10th में अच्छा नंबर लाने तो आप जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए, क्या है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास ना। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप जो है कोई एक दिन का संरचना नहीं है ना, कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफी गहरी है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था ना। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले यहाँ पर 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजी शासन का हुकूमत था। हम लोग जो भारत जो था क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। कह सकते हैं कि भारत जो था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था ना। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय जो है भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य रही ना। लेकिन इस सोने की चिड़िया, भारत को जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, इसे अंग्रेजों ने बहुत लूटा और इसका शोषण किया, जिसके कारण भारत का जो है आर्थिक विकास की गति या तो मंद हो गई मतलब धीमा हो गई, या नगण्य हो गया मतलब न के बराबर उसका विकास हुआ। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी ना। जब देश जो आजाद हुआ ना, आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का ना सामाजिक है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इस सब को अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना क्या था कि हमारे जो निर्धारक के समक्ष क्या थी, बहुत बड़ा चुनौती था, कठिनाई था। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास ना। इस अध्याय में हम लोग क्या सब जानेंगे, तो अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का परिचय, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, बिहार के विकास की स्थिति, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका ना, देश के विकास में बिहार की भी भूमिका के बारे में जानेंगे। मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है ना। आदि बातों पर क्या है, प्रकाश डाला गया है। अब देखिए अर्थव्यवस्था का परिचय, अर्थव्यवस्था का क्या है परिचय। तो अर्थव्यवस्था का परिचय में हम लोग जानेंगे क्या, अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा था ना। अंग्रेजी शासन जो था वो भारत को एक अपना क्या बना के रखे हुआ था, तो उपनिवेश बनाकर रखा था। उपनिवेश कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई समृद्धशाली देश ना किसी भी देश पर अपना हुकूमत करता है तो उस देश का क्या कहा जाता है, उसका उपनिवेश। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक क्या किया था कि भारत जो है भारत पर हुकूमत चलाया था, भारत को गुलाम बनाकर रखा गया था। तो इसको हम कह सकते थे कि जो भारत जो है वो अंग्रेजों का क्या था, उपनिवेश था 200 वर्षों तक। अच्छा, उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। उन्होंने क्या किया, तो फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाकर किसको, भारत को अपना दास मतलब गुलाम बनाकर रखा था। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन शोषण एवं दमनकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई ना। मतलब ब्रिटिश शासन के पूर्व मतलब जब तक अंग्रेजों का यहाँ शासन नहीं था उससे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। कृषि प्रधान होने के बावजूद इसमें उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में कई अन्य महत्वपूर्ण देशों की तुलना में जो भारत का स्थिति था वो अच्छी था।
लेकिन जब से अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करना आरंभ किया, इसका शोषण किया, न लूटपाट मचाया, तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत की जो स्थिति है वो क्या होने लगा, जर्जर हो गई, मतलब बहुत दयनीय हो गया, खराब हो गया। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, ना गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था ना। अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन जो यहाँ पर 200 वर्षों तक किया, उतने दिनों में भारत में कुछ भी विकास नहीं हुआ। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता ना, प्रति व्यक्ति आय में क्या हो गया, स्थिरता आ गई। कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, अब जो कृषि पर है वो अधिक जनसंख्या निर्भर करने लगा था। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो भी वस्तु बनाए जाते थे उनका पतन होने लगा, तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुई औद्योगिक व्यवस्था। इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अच्छा, उपनिवेश, तो उपनिवेश जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है ना, जब कोई देश है, जब वो बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है ना, नियंत्रण क्या होता है उस पर, शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक क्या था, उपनिवेश था ना, ब्रिटिश शासन का क्या था, एक उपनिवेश था। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ ना, अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका अर्जन मतलब जीने के लिए कुछ काम करते हैं ना, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है ना। तो इनका जो क्रियाएं मुख्य रूप से कौन कौन चीज से, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत एवं खलिहानों में ना, किसान खेत एवं खलिहानों में, शिक्षक जो है स्कूल एवं कॉलेज में ना, डॉक्टर अपने क्लिनिक में, और वकील कोर्ट में, कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं ना, मन में आ रहा होगा ना कि प्रश्न कि भाई सब खाली कमावे करता है, की बात है, सब अपना अपना काम में लगल रहता है, तो क्या है, इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ये सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता पूरी हो सके ना। तो कह सकते हैं कि जो सभी आदमी कार्य में लगे हुए हैं वो धन कमाने के उद्देश्य से कार्य में लगे हुए हैं, ताकि उन धन से वो अपने परिवार की चाहे अपना जो भी आवश्यकता है उनको पूरा कर सके। अच्छा, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है ना। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे क्या आय प्राप्त होती है ना, आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइए अब अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है ना, अर्थव्यवस्था क्या है, एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का संपादन करती है, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके ना। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। जो भी अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से दो कार्य संपादित करती है। वो कार्य कौन कौन है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वो जो कार्य है, तो दो कार्य क्या है, पहला कार्य है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ना, लोगों की जो जरूरतें हैं उनके संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं
सेवाओं का उत्पादन करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ना। अर्थव्यवस्था का एक ये भी कार्य है कि लोगों का रोजगार के अवसर प्रदान करना। अच्छा, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है ना। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को क्या किया है कि अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे आर्थर लेविस, इनके द्वारा क्या है परिभाषा इनके अनुसार, तो आइए देखते हैं ना। अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है ना। आर्थर लेविस के अनुसार है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है ना। ब्राउन के अनुसार क्या है कि अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आगे की बात करें तो दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है ना। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी जिंदगी जीते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है ना। अर्थव्यवस्था जो है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है ना। अगर बात करें हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ, तो बिहार वासियों के संपूर्ण मतलब पूरे आर्थिक क्रियाओं से के अध्ययन से है, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अब अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, तो देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है ना। जैसे हो गया कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है ना। ये जो सभी क्रियाएं हैं, कार्य हैं, इनको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है ना। 3 कौन कौन भाग, तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, या उसी का नाम है सेवा क्षेत्र ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या सब होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारा आता है कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको भी हम लोग। देखिए, अच्छा, सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आइए, आप समझिए आप थोड़ा कि यहाँ पर क्या है, तो ये जो बनावट है वो किसका, भारतीय अर्थव्यवस्था का है। इसमें 3 क्षेत्र है। प्रथम क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा क्या है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्या, 4 भाग। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, वन आता है और मछली पालन आता है। आपसे पूछा जाए कि मछली पालन जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप बेहिजक बता सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र के। या पशुपालन है वो भी प्राथमिक क्षेत्र। वन हो गया ना, वन से जो भी कार्य होता है वो सब आ गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और द्वितीय क्षेत्र में क्या सब आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, निर्माण होता है और गैस एवं बिजली। देखिए, फिर उद्योग में भी उद्योग भी होता है कई प्रकार के, कितने, जैसे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। ठीक है, तो उद्योग को भी 4 भागों में बांट दिया गया, कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े। तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, उसके बाद निर्माण आता है, तीसरा क्या है गैस एवं बिजली आता है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में पहला जो है वो बैंक का होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा है क्या, परिवहन आते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है कि संचार आते हैं। चौथा क्या है, व्यापार। और 5वां में आ गया अन्य सेवाएं, जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको
यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपके काम का होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि हम भी। तो आइए आप देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है, अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं ना। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न बहुत ही कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जो है प्राथमिक क्षेत्र को और किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद है कि द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं ना। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है ना। द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र से। और तृतीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या आता है, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र जो है, क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। एक क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है ना, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि तृतीयक क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों के योगदान को एक तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। तो आइए जो तालिका है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तालिका में अब देखिए इधर दिया हुआ है कि क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र है पहला, द्वितीयक क्षेत्र दूसरा, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वर्ष दिया हुआ है 1901 में, 1901 में 63.6% इसका योगदान था प्राथमिक क्षेत्र का। वर्ष 1947 में 58.7% हो गया, और वर्ष 2007 में 22% इसका योगदान रहा। द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 12.7 है 1901 में, 14.3 कुछ बढ़ के आ गया 1947 में, और ये बढ़ के आया 2007 में 22%। तृतीय क्षेत्र का योगदान देखें तो वर्ष 1901 में 23.7% है, वर्ष 1947 में 27% है, वर्ष 2007 में बढ़ के हो गया 56%। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है घटते घटते कहां पर पहुंच गया है 22% पर, लेकिन अगर द्वितीय क्षेत्र क्या 1901 में बढ़ा 12.7 है, 1947 में बढ़ के हो गया 14.7, वर्ष 2007 में बढ़ के हो गया 22%। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है 23.7 से लगातार वृद्धि किया, 23.7 से कितना वर्ष 1947 में 27.0 पर पहुंचा, और 2007 में ही 56.0 पर पहुंच गया। तो आइए आप देखते हैं आगे। तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था ना। कितना था प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था, जो घटकर अब केवल 22% रह गया है ना। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3% था, 1947 में कितना था 14.3%, जो अब बढ़कर 22% हो गया है ना। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 27% था, 27.0 था, जो बढ़कर 56% हो गया। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ना योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। भारत जो है वो क्या कर रहा है, समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, बात करेंगे हम अब अर्थव्यवस्था के प्रकार।
तो आइए अब बात करते हैं हम लोग क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, न समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है ना, कोई विशेष निजी व्यक्तियों के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं ना, और वो निजी होता है और वो अपने निजी लाभ के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि ना, ये सब क्या है, इस देश में मिश्रित नहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब उसका मालिक एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है ना, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो एवं संचालन देश की सरकार के पास तथा होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए क्या किया जाता है? सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चीन, क्यूबा क्या है, इसके उदाहरण है। अगर पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो चीन और क्यूबा में है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, इसीलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है ना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। याद रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो चीन, क्यूबा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है पाया जाता है? तो भारत में। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है। क्या? अर्थव्यवस्था का परिचय तो नहीं, अर्थव्यवस्था का विकास। तो आज तक के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगला क्लास में। जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो अर्थव्यवस्था का विकास से होगा। तो आप लोग जरूर इंतजार कीजिएगा। हम अगला वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।